thinkers, beliefs and building, cultural developments. 6 सेंचुरी BCE to 6 सेंचुरी CE के बीच में जो 600 BCE और 600 CE के बीच में जो चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस मतलब जो जिस तरह के कल्चरल चेंजेस हुए थे, हम उन चेंजेस को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरह से अलग अलग कल्चर्स आए इमर्ज हुए थे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि मतलब जो 19वीं सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सांची स्तूपा की साइट पर, सांची स्तूपा की साइट की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और जो यहाँ के जो रूलर्स थे, भोपाल के जो रूलर्स थे शाहजहां बेगम और उनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने मनी प्रोवाइड किया था इस एंशिएंट साइट की प्रिजर्वेशन के लिए, सांची स्तूपा की प्रिजर्वेशन के लिए। और वन ऑफ द जो मतलब इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है सांची स्तूपा। और इसकी जो डिस्कवरी थी, इसने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी अर्ली बुद्धिज़्म की, उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आज ये एक टेस्टामोनी के मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में खड़ा है कि किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व कर सकती है, रेस्टोर कर सकती है। ये एक एग्जांपल है सांची स्तूपा। यहाँ पे इसकी एक इमेज दे रखी है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची लिखा हुआ है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। तो द मिड फर्स्ट मिलेनियम का जो टाइम पीरियड था, मतलब मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, ये टाइम पीरियड एक टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि हर जगह दुनिया में हर जगह थिंकर्स का इमर्जेंस हुआ था इस टाइम पीरियड में, जैसे कि ज़ाराथुस्त्रा इन ईरान, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece and Mahavir and Gautam Buddha in India। और इनके साथ और भी थे, ये तो बस एक मतलब एग्जांपल्स में बता रखा है, नाम उनका बता रखा है। और इन लोगों का जो मतलब इन लोगों ने ट्राई करना शुरू किया मतलब टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्टेंस, हमारे ह्यूमन बींग का एग्जिस्टेंस के पीछे क्या मिस्ट्रीज है, क्या रिलेशंस है ह्यूमन बींग्स और कॉस्मिक ऑर्डर के बीच में। उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, उन चीज़ों के बारे में समझना शुरू किया। अब हमारा पॉइंट है 2.1 द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस। इसके अंदर मतलब 600 BC के टाइम पीरियड से पहले ही प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे, और उन ट्रेडिशंस के बारे में हमें ऋग वेदा, जो कि वन ऑफ द 4 वेदास ऑफ हिंदुइज्म है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। और इसको 500 टू 1000 BCE के टाइम पीरियड के बीच में कंपाइल किया गया था ऋग्वेदा को। और ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारे हाइम्स लिखे हुए, मतलब मंत्र लिखे हुए, जिनका उच्चारण सैक्रिफाइसेस के टाइम पे किया जाता था, या फिर तब यूज़ किया जाता था जब इनके लोग प्रेयर करते थे अपनी कैटल के लिए, या फिर सन्स के लिए, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, इन चीज़ों के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुरू में एट फर्स्ट तो सैक्रिफाइसेस जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे कलेक्टिवली, मतलब सब लोग मिलकर कलेक्टिवली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 1000 BCE टू 500 BCE के टाइम पीरियड से शुरू धीरे धीरे ये जो सैक्रिफाइसेस थे, ये हाउस होल्ड्स के जो हेड हुआ करते थे, घर का जो हेड हुआ करता था गृहपति, वो इन चीज़ों को परफॉर्म करने लगा अपनी डोमेस्टिक वेलबींग के लिए, डोमेस्टिक यूनिट के वेलबींग के लिए, अपने घर के लिए। और इनसे भी मतलब कुछ ज़्यादा एलोबरेट जो मतलब सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे वो थे राजसूया एंड अश्वमेधा। इसके बारे में हम महाभारत में भी पढ़ते हैं, और महाभारत के साथ साथ हम इसमें रामायण में भी पढ़ा है हमने। अश्वमेधा में अश्व की मतलब घोड़े की सैक्रिफाइस होता था, और राजसूया अलग अलग टाइप के यज्ञ और सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे। इनको जो परफॉर्म करते थे वो चीफ्स हुआ करते थे, या फिर राजा किंग्स हुआ करते थे। और इनको परफॉर्म करने के लिए एक ब्राह्मण प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो रिचुअल कंडक्ट करते थे। हमें उपनिषद से कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं, जो कि 6 सेंचुरी BC ऑनवर्ड से हमें मतलब उस टाइम पीरियड से ही मिलने लगे थे, कि लोग इंटरेस्टेड थे, क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ की मतलब क्या पॉसिबिलिटी है लाइफ के बाद में, लाइफ आफ्टर डेथ की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर रीबर्थ होता है भी है कि नहीं होता है, रीबर्थ क्या है, इन चीज़ों के बारे में थिंकर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि मतलब अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए कि क्या नेचर है अल्टीमेट रियलिटी का, व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, उस चीज़ को जानने के लिए। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड वैदिक ट्रेडिशन के बाहर के जो लोग थे, पीपल आउटसाइड, जो वैदिक ट्रेडिशन के जो बाहर के लोग हुआ करते थे, वो लोग स्पेक्यूलेट करते थे
कि क्या सिग्निफिकेंस है सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस का, और वो लोग अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर क्वेश्चनिंग करते थे, वो क्वेश्चन करते थे एग्जिस्टेंस के ऊपर कि क्या सच में कोई अल्टीमेट रियलिटी है किसी तरह की। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये मैं मतलब मेंशन करते हैं डिबेट्स, और इस चीज़ में हम आ गए 2.3 पॉइंट्स में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये मेंशन करते हैं कि किस तरह से मतलब 64 सेक्ट्स या फिर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हुआ करते थे। ये चीज़ याद रखना कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या बताते हैं कि 64 सेक्ट्स या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स हुआ करते थे, और जिस तरह की डिबेट्स होती थी, मतलब जो भी डिबेट्स होती थी वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे होती थी। उस जगह को कुटाग्रशाला बोला जाता था। कुटाग्रशाला हिंदी वर्ड है, कुटाग्रह मतलब संस्कृत वर्ड है। इस तरह से हम देख सकते हैं कुटाग्रशाला, जिसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग है हट विद अ पॉइंटेड रूफ, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ। और यहाँ पे सब लोग जो भी मेंडिकेंट्स होते थे वो रुकते थे, ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स जो डिबेटर्स होते थे, अलग अलग थिंकर्स हुआ करते थे, वो लोग यहाँ पे रुकते थे और यहाँ पे वो एक दूसरे से डिबेट करते थे, और जो लोग एक दूसरे को परसुएड कर लेते थे वो लोग एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते थे कि इसने मुझे परसुएड कर दिया, अब मैं इसे फॉलो करूँगा, क्योंकि इसकी बात मुझे, जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस की जो बातें इसने कही है वो मुझे ज़्यादा स्पेसिफिक लगती है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगती है, इस तरह की। और महावीर और बुद्धा अलग अलग रिलीजन के फाउंडर्स थे, इमर्ज किया था। इन लोगों ने वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। हिंदुइज्म के वेदास की जो अथॉरिटीज़ थी उनके ऊपर इन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी। इन्होंने इंडिविजुअल एजेंसीज पर एम्फेसिस दिया, मतलब इनका कहना था कि हमें निर्वाणा मतलब सॉरी हमें लिबरेशन के लिए किसी भी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी है अपने खुद के लिबरेशन के लिए, कि सिर्फ एक आदमी अपना खुद का मतलब खुद वो व्यक्ति स्ट्राइव कर सकता है अपने लिबरेशन के लिए, ताकि वो वर्ल्ड की जितनी भी वर्ल्डली एग्जिस्टेंस में जितनी भी ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन से जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे वो दूर हट सके। मैसेज महावीरा के, अब मैसेज की बात करेंगे हम यहाँ पे। बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, द मैसेज ऑफ महावीरा। जो जैना फिलॉसफी थी वो महावीरा के बर्थ से बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी, मतलब 6 सेंचुरी बीसी के पहले से एग्जिस्ट करती थी। और जो वर्धमान मतलब महावीरा का जो दूसरा नाम था, जिन मतलब ऑल्सो नोन एज महावीरा, वर्धमान वॉज ऑल्सो नोन एज महावीरा, उनसे पहले 23 अदर टीचर्स थे, मतलब वो 24th नंबर के तीर्थंकार थे। टीचर्स को तीर्थंकार बोला जाता था। ये याद रखने वाली बात है कि 24 तीर्थंकार थे जैनिज्म में, और मतलब जैनिज्म ट्रेडिशन के हिसाब से, जैना ट्रेडिशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली। और तीर्थंकार थे ये वो टीचर्स थे जो ह्यूमन मतलब मैन और वुमेन को अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस के मतलब अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस गाइड करते थे, लाइफ में गाइड करने का काम था इनका। दूसरे तरीके से देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया जो जैनिज्म में था वो ये था कि जो एंटायर वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, मतलब उसमें लाइफ है। इवन मतलब जैसे स्टोन्स हो गए, रॉक्स हो गए, वाटर हो गए, इन सब में लाइफ है। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इसने मतलब जो एम्फसाइज था जैनिज्म के अंदर था, इस जैनिज्म का ये आइडिया इसने इंडियन सोसाइटी, इंडियन थिंकिंग एज अ वर्ल्ड में बहुत बड़ा अपना मतलब एक मार्क छोड़ा था, जो हम आज तक मतलब देखते आए हैं। हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, वो भी अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, इस टाइप का मतलब अहिंसा के बारे में बताते थे, उन्होंने अहिंसा को एक्सेप्ट कर रखा था। जैनिज्म के अकॉर्डिंगली मतलब जैनिज्म के टीचिंग्स के हिसाब से जो साइकिल है लाइफ मतलब बर्थ और रिबर्थ की, वो हमारे कर्मा के थ्रू शेप होती है। हम अपने कर्मा के थ्रू ही लाइफ को मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ शेप करते हैं। एस्टेसिज्म और पिनेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या और त्याग और योग ही मतलब एक तरीका है जिससे हम कर्मा की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम लोग वर्ल्ड को रिनाउंस कर दे, दुनिया को मतलब एक तरीके से रिनाउंस कर दे। जैन मंक्स और नन्स 5 तरह की वोज लिया करते थे, 5 तरह की वोज लिया करते थे।
कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या वोज हुआ करते थे। 5 जैना मंक्स एंड नन्स, 5 वोज कि फर्स्ट इज फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, कि वो लोग किलिंग छोड़ देंगे, मतलब वो लोग किसी भी तरह की कभी भी किसी को मारेंगे नहीं, वो लोग कभी चोरी नहीं करेंगे, स्टीलिंग, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लाइंग, और वो लोग सेलिब्रेसी को ऑब्जर्व करेंगे। सेलिब्रेसी मतलब वो शादी नहीं करेंगे किसी भी तरह से, किसी भी तरह की सेलिब्रेसी को वो मतलब ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एंड किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को वो प्रोसेस नहीं करेंगे, अपने पास कंट्रोल में नहीं रखेंगे। इसी के साथ में ग्रेजुअली जैनिज्म इंडिया के बहुत पार्ट्स में फैला, और जो जैन स्कॉलर्स हुआ करते थे उन्होंने जो मतलब बहुत वेल्थ ऑफ लिटरेचर को प्रोड्यूस किया, मतलब लिटरेचर के मामले में इन्होंने अपने आइडियाज़ को लिटरेचर मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन्होंने लिखा, और इसको हम अलग अलग वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस में पाते हैं, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, अब हमारा ये पॉइंट है, 4th पॉइंट है। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो मतलब बुद्धा की टीचिंग्स और उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी और जो मैसेज थे वो मतलब सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चारों तरफ फैली, और उसके बाद बियॉन्ड फैली, सेंट्रल एशिया से चाइना गया, मतलब चाइना में फैली, फिर कोरिया, फिर जापान, और इस तरफ साउथ साइड में श्रीलंका, फिर ईस्ट साइड में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, सिद्धार्था जो कि बुद्धा का बर्थ का नेम था, वो सिद्धार्था वॉज द सन ऑफ अ चीफ, वो एक चीफ के बेटे थे। शाक्य क्लैन, उनके पापा मतलब उनके जो फादर थे वो चीफ थे शाक्य क्लैन के, एक क्लैन है, ग्रुप है, उसके चीफ थे, जो कि वो मतलब वन ऑफ द जनपद्स में इनका कंट्रोल था। और उन्होंने मतलब उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, अपब्रिंगिंग मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो शुरुआती जो अपब्रिंगिंग थी वो पैलेस के अंदर, महल के अंदर ही हुई थी। और ये जब एक बार बाहर घूमने निकले थे तब इन्होंने मतलब बाहर लोगों को देखा, तब ये कम्प्लीटली चेंज हो गए थे। मतलब इन्होंने देखा कि एक बूढ़े आदमी को देखा, एक सिक मैन को देखा, और एक कॉप्स मतलब एक लाश को देखा, तो इनकी थिंकिंग में चेंजेस आए। उन्होंने ये सोचा कि ये क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ। उन्होंने क्योंकि शुरू से महल में रहते, उन्हें लाइफ की रियलिटी के बारे में नहीं पता था कि लाइफ रियल में क्या है, तो उन्होंने तब डिसाइड किया कि वो मतलब खुद भी इस रियलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक होमलेस मेंडिकेंट को देखा, जो कि मेंडिकेंट मतलब जो अभी हमने पढ़ा था, जो डिबेट्स करते थे, जो मतलब अपने अपने आइडियाज़ रखते थे, वर्ल्ड के लिए रियलिटी को लेकर आइडियाज़ रखते थे, जैसे मतलब योगी टाइप, उसको देखा। तो उन्होंने ये देखा कि वो आदमी ना तो ओल्ड एज से परेशान है, ना उसे डिजीज से कोई प्रॉब्लम है, ना डेथ से कोई प्रॉब्लम है, और उन्हें लगा कि मेंडिकेंट के पास पीस है, मेंडिकेंट के पास पीस है, उसे पीस मिल चुका है। तो सिद्धार्था ने डिसाइड किया कि वो भी सेम पाथ अडॉप्ट करेंगे, वो भी एक मेंडिकेंट बनेंगे। और उसलिए उन्होंने उसी टाइम उन्होंने पैलेस को छोड़ दिया और वो अपने ओन ट्रुथ की सर्च में निकल गए। उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेशन किया, कई समय तक, बहुत टाइम तक मेडिटेट किया। उसके बाद उन्होंने फाइनली एनलाइटमेंट को अटेन कर लिया था। आफ्टर दिस, एनलाइटमेंट अटेन करने के बाद उनको बुद्धा के नाम से जानने लगे, या फिर द एनलाइटेंड वन के नाम से जानने लगे। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बुद्धा अपनी पूरी लाइफ के लिए पूरी लाइफ उन्होंने धम्मा की मतलब धम्मा को पढ़ाया, ही टॉट धम्मा, और किस तरह की राइटियस लिविंग एक ह्यूमन बीइंग को जीना चाहिए वो पढ़ाया। यहाँ पे हैगियोग्राफीज़ के बारे में बता रखा है कि मतलब हिस्टोरियंस किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं बुद्धा की लाइफ को। तो यहाँ पे हम लोग मेन इंपॉर्टेंट सोर्स तो हमारा हैगियोग्राफीज़ रहा है, क्योंकि हैगियोग्राफीज़ मतलब एक बायोग्राफी टाइप हो गई, बुद्धा की बायोग्राफी, जो मतलब किसी सेंट या रिलीजियस लीडर या फिर उनके फॉलोवर्स ने लिखी होगी। उनकी टीचिंग्स, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी, वो उनकी स्टोरीज से भी मतलब हम कह सकते कि हम मतलब वहाँ से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर हैगियोग्राफी से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर मेनली सुता पिताका, जो कि मेनली सुता पिताका था, उससे हमने
रिकंस्ट्रक्ट किया है इस बुद्धा की टीचिंग्स को। कई तरह की स्टोरीज है जो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह की मिरेकुलस पावर बुद्धास के पास थी। और बुद्धास कई स्टोरीज ये भी सजेस्ट करती है कि बुद्धा ने कई बार अपनी मिरेकुलस पावर्स का यूज़ ना करके लोगों को सिर्फ बातों से और अपनी रीजंस देकर परसुएड किया, मतलब समझाया कि मतलब बिना अपनी नेचुरल पावर्स के डिस्प्ले के उन्होंने लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का काम किया। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से मतलब वर्ल्ड है जो कि ट्रांजिएंट है। बुद्धा के हिसाब से, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से वर्ल्ड ट्रांजिएंट है। यहाँ पे बुद्धा एनलाइटेंड वन बोला जाता था और धम्मा के बारे में बात की गई है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म वर्ल्ड है जो कि ट्रांजिएंट है यानी अनेका, और ये हमेशा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ट्रांजिएंट है और वर्ल्ड हमेशा चेंज हो रहा है। वर्ल्ड में हर जगह सोरो है, मतलब दुख भी है हर जगह, और वर्ल्ड सोललेस है, मतलब उस वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह की सोल नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में टेम्पररी है, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ एटर्नल नहीं है, वो हमेशा मतलब कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। वर्ल्ड में सोरो भी और ट्रांजिएंट जो है उसमें मतलब वर्ल्ड में सोरो हमेशा रहेगा। और यही ह्यूमन इंट्रिंसिक है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के एग्जिस्टेंस के इंट्रिंसिक है, वो है दुख। जब तक ह्यूमन बीइंग रहेंगे, ह्यूमन बीइंग के इंट्रिंसिक उनसे जुड़ा हुआ हमेशा को क्या रहेगा, दुख रहेगा ह्यूमन बीइंग्स से। उन्होंने ये कि मतलब सिर्फ एक मॉडरेशन पाथ को फॉलो करने की बात कही है, जो कि सीवियर पिनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस के बीच का पाथ है। सीवियर पिनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस का, तभी एक ह्यूमन बीइंग राइज कर सकता है वर्ल्डली ट्रबल्स से, मतलब किसी भी तरह की दुनियादारी की जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे बाहर निकलने के लिए आदमी को सिर्फ मॉडरेशन का पाथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। बुद्धा ने इसीलिए मतलब बुद्धा के हिसाब से जो सोशल वर्ल्ड है, जो सोशल सोसाइटी है, वो इंसानों ने बनाई है, ना कि किसी भगवान ने। भगवान ने नहीं बनाई है जो सोसाइटी बनाई है, जो सोसाइटी में डिफरेंसेस बनाए। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है। इंसान ने जो बनाया है वो सोसाइटी में उसने चेंजेस किए हैं, किसी को ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया, पैसा बनाया है, मतलब घर बनाया। ये सब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए बुद्धा ने किंग्स को या फिर गृहपति को एडवाइस किया है कि वो लोग सही तरीके से, ह्यूमेन तरीके से एक्ट करें, वो लोग ह्यूमेन और एथिकल रहे, किसी को भी परेशान ना करे, अपने से नीचे किसी को ना समझे। बुद्धा ने सेल्फ एजेंसी मतलब सेल्फ इंडिविजुअल एजेंसी पर एम्फेसाइज किया है, मतलब खुद के ऊपर बिलीव रखने की बात है कि सिर्फ सेल्फ लिबरेशन के लिए हमें खुद की ज़रूरत है, किसी तीसरे आदमी की नहीं। तभी हम साइकिल जो रीबर्थ और बर्थ की जो साइकिल है हम उससे बाहर आ सकते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर सकते हैं, या फिर निर्वाणा, जो दूसरा नाम निबाना या फिर निर्वाणा बोलते हैं, वो सेम बात है। ठीक है, इसका मतलब कि ईगो या फिर डिज़ायर से अलग हो जाना कंप्लीटली, इसका मतलब है ईगो और डिज़ायर से अलग हो जाना, उसको ख़त्म कर देना। तभी हम लोग एंड कर सकते हैं सफरिंग और की साइकिल को, और हम लोग वर्ल्ड, जिन लोगों ने मतलब रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, उनके जो लास्ट वर्ड थे, बुद्धा के जो लास्ट वर्ड थे, उसमें बुद्धा ने कहा था कि बी लैम्प्स ऑनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। हम खुद वो दीपक बनो जिससे तुम खुद के लिबरेशन के पाथ को खोज सकते हो। ठीक है, बुद्धा का मतलब कहने का मतलब ये था। उनके जो फॉलोअर्स थे बुद्धा के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे 6 पॉइंट में कि उनके नंबर ऑफ डिसिपल्स वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, उनके डिसिपल्स, उनके फॉलोअर्स वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो बुद्धा ने क्या किया, एक संघा को फाउंड किया, एक ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया जिसमें सब मंक्स रहते थे, जो कि लेटर ऑन टीचर्स बन गए धम्मा के। जैसे जैसे मंक्स राइज करते रहे, उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, वो लोग टीचर्स बन गए धम्मा के। और ये जो मंक्स थे ये आर्म्स यानी
भीख पर जिंदा रहते थे। आर्म्स मतलब भीख होता है, या फिर भिक्षा जो मिलती है उस पर जिंदा रहते थे, और इनको भिखुस कहा जाता था। भिखुस यहाँ पे दे रखा है, भिखुस कहा जाता था। और इनिशियली संघा में सिर्फ मेंस अलाउड थे, उसके बाद में लेटर ऑन वुमेन्स को इसमें ऐड किया गया, वो भी मीडिएशन ऑफ आनंदा। इनके एक फॉलोवर थे, डियरेस्ट फॉलोवर, बहुत ज़्यादा डिसिपल, मतलब इनके बहुत डियरेस्ट थे बुद्धा के। उनके मीडिएशन की, मतलब उसकी मीडिएशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि किसी वुमेन को एंट्री दी गई, और लेटर ऑन फिर सभी वुमेन्स की इसमें एंट्री एडमिट किया गया, सबको एंट्री एडमिशन अलाउड था। बुद्धा जो इनकी पहली जो वुमेन थी, भिखुनी जो बनी थी, पहली जो भिखुनी थी, वो इनकी फॉस्टर मदर थी, बुद्धा की फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। इनकी फॉस्टर मदर फर्स्ट वुमेन थी जो भिखुनी बनी थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी, मतलब संघा में वुमेन्स आई जो कि धम्मा की टीचर बन गई, और इनको बाद में थेरीज बोला जाता था, मतलब वुमेन्स जो थी वो थेरीज बोला जाता था, यानी कि रेस्पेक्टेड वुमेन्स जिन्होंने लिबरेशन को अटेन कर लिया है। संघा के अंदर मतलब फॉलोअर्स जितने भी थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स से आते थे, जैसे कि कोई राजा था, कोई वेल्दी पर्सन था, कोई गृहपति था, कोई हम्बलर फोक्स जैसे कि जो नीचे के काम, मतलब जो छोटे मतलब माने जाते थे सोशल कैटेगरी में हम देखें तो, जो छोटे काम करते थे, वर्कर, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल, ये लोग भी मतलब बुद्धा के संघा में आ सकते थे, कोई भी आ सकता था। और जब वो संघा में ज्वाइन हो जाते थे, आ जाते थे, तो वहाँ पे सबको इक्वली रेस्पेक्ट मिलती थी, इक्वली माना जाता था, इक्वल माने जाते थे। और वो लोग जब संघा में आ जाते थे तो वो अपनी पुरानी जो सोशल आइडेंटिटी थी उसे छोड़ के आते थे। मतलब कोई राजा था तो अब वो राजा नहीं माना जाएगा, वो राजा नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक भिखु कहलाएगा, या फिर कोई रानी थी तो वो भिखुनी कहलाएगी। कोई मतलब रियलिटी में बहुत मतलब क्राफ्ट पर्सन था, कोई स्लेव था तो तब भी वो भी भिखुनी कहलाएगा या भिखु कहलाएगा। और ये लोग एक दूसरे को इक्वल ही मानेंगे, सब लोग एक दूसरे को इक्वल मानेंगे। बुद्धिज्म जैसे जैसे रैपिडली ग्रो करता गया, क्योंकि इसने अपील किया लोगों से उनके डिससेटिस्फेक्शन को, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, तो और जो कंफ्यूज भी थे कि किस तरह के रैपिड सोशल चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, सोशल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। उनसे कंफ्यूज होने की वजह से बुद्धिज़्म ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाया। जो इम्पोर्टेंस अटैच की जाती है मतलब बुद्धिज़्म में, वो वैल्यूज से की जाती थी, मतलब वैल्यूज से इम्पोर्टेंस अटैच की जाती थी बुद्धिज़्म में, और बुद्धिज़्म में वैल्यूज से अटैच की जाती थी इम्पोर्टेंस, ना कि तुम्हारी बर्थ की सुपीरियरिटी से, जैसे कि हम लोग की सोसाइटी थी जो अर्लियर सोसाइटी थी। अब तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कहीं पॉसिबल है, लेकिन पहले ऐसा था कि बाय बर्थ, और जैसे लोगों को कास्ट मिल जाती थी, बाय बर्थ लोगों को मतलब पैसा मिल जाता था, ये सब मतलब नहीं माना जाता था। ये जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी उसके हिसाब से लोग अपने जीवन में क्या करते हैं उनसे उनकी इम्पोर्टेंस को अटैच किया जाता था, देन उनको बर्थ के टाइम पे क्या मिला है इस चीज़ से। अब हमारा 7th पॉइंट है टू पास। हम इस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली वीडियोस है उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स के। और मैं नोट्स के बारे में अच्छे से नोट्स भी दूंगा, नोट्स के बारे में एक्सप्लेन और अच्छे से करूँगा, मैप्स एक्सप्लेन करूँगा, और पैराग्राफ्स और सोर्सेज को भी एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग वीडियोज़ में।